India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका खारिज की। SC/ST एक्ट से जुड़ा मामला, कहा सियासी लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल मामला लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में AI के बढ़ते गलत उपयोग पर जताई चिंता, गलत फैसलों को पेश करने पर दिखाई सख्ती। कहा AI उपयोग के बाद वकीलों को दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक। IPS HS भुल्लर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, भ्रष्टाचार के आरोप के केस में जमानत याचिका रद्द। कहा भुल्लर के प्रभाव से गवाहों पर पड़ सकता है दबाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली DM और SSP को अवमानना नोटिस जारी किया, निजी संपत्ति पर नमाज अदा करने से रोकने पर नोटिस। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. चारा घोटाले में लालू यादव प्रसाद को जमानत देने के खिलाफ CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आरोपी 60, 70 और 80 की उम्र में है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये टिप्पणी की। CBI के वकील ASV राजू ने कहा कि कानून को गलत तरीके से लागू किया गया है, जिससे आरोपी की सजा को निलंबित किया गया है। राजू ने कहा ये कानून का सवाल है, इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके उल्लंघन से सजा को निलंबित किया गया है, ये एक अवैध आदेश है। लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में कई आरोपी हैं और कुछ ने अभी तक CBI की अपील का जवाब नहीं दिया है। सिब्बल ने आगे कहा कुछ आरोपी हैं जिन्हें अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, कुछ ने जवाब नहीं दिया है। ऐसी उत्तेजना की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा हम दोनों जानते हैं कि ये विशेष अनुमति याचिका क्या है। हमें लगता है कि आप दोनों जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हम अपील की सुनवाई के लिए तारीख तय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कानून का सवाल क्या है। आरोपी 60, 70 और 80 की उम्र में हैं। ASG ने कहा वे सभी अवैध रूप से बाहर हैं। ये दोष सिद्ध के बाद की जमानत है। कोर्ट ने मामले को अप्रैल में सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस सुंदरेश ने कहा हम अप्रैल में तारीख देंगे। जिन मामलों में प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है उन्हें हम बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने सही किया, क्योंकि रेड्डी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पहली नजर में मामला नहीं मिला। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ये पॉलिटिकल लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करने का मामला लगता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट की सेक्शन 6 पर विचार नहीं किया, जो अपराधों के लिए उकसाने पर सजा देता है। बेंच ने कहा कि ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए है। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि ये मामला साल 2016 का है, जब रेड्डी मुख्यमंत्री नहीं थे। CJI ने तब बताया कि रेड्डी तब भी एक एक्टिव पॉलिटिशियन थे और पार्लियामेंट के सदस्य भी थे। जस्टिस बागची ने कहा कि सुनी सुनाई बातों के अलावा रेड्डी को अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि सबूत सिर्फ अंदाजे पर आधारित हैं। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि रेड्डी के खिलाफ पिटीशनर की पहले की
दुश्मनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि क्राइम सीन पर असल में मौजूद होना जरूरी नहीं है और भड़काने वाला SC/ST एक्ट की धारा 6 और IPC की धारा 107 के तहत जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट ने रद्द करने वाली याचिका में मिन ट्रायल किया और सबूतों की काफी होने पर कमेंट करने की हद तक चला गया, जो आर्टिकल 226 के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय जरूरी नहीं था। रेड्डी की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता एक एडवेंचरस लिटिगेंट है जिसका परेशान करने वाले केस फाइल करने का इतिहास रहा है। लूथरा ने बताया कि याचिकाकर्ता को पिछले साल हाईकोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाईकोर्ट के जज से माफी मांगने के बाद ही उसे छोड़ा गया। CJI कांत ने कहा, हम भी समझते हैं और लाइनों के बीच की बात पढ़ सकते हैं। हम पॉलिटिकल लड़ाइयों को भी समझते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है और कहा कि कोर्ट को सिर्फ सबूत देखने हैं, चाहे इसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टर शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों में AI के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कुछ वकील AI टूल्स का उपयोग करके ऐसे दस्तावेज तैयार कर रहे हैं जिनमें गैर मौजूद फैसले और गलत उदाहरण शामिल हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और BV नागरत्ना की बेंच ने कहा कि कोर्ट में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों में AI टूल्स का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन उनकी ठीक से जांच नहीं की जा रही है। जस्टिस नागरत्ना ने एक उदाहरण दिया। एक मामला था मर्सी बनाम मैनकाइंड, जो अस्तित्व में नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, जहां वकीलों ने गलत फैसलों का हवाला दिया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कुछ मामलों में वास्तविक फैसलों का भी गलत उदाहरण दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि AI टूल्स का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी जांच करना आवश्यक है। कोर्ट ने वकीलों को चेतावनी दी है कि वे AI टूल्स का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और दस्तावेजों की जांच करें। उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, जिसमें 2007 के CRPF कैंप आतंकी हमले में 4 मृत्युदंड दोषियों को वरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने हाल ही में राज्य की 4 विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में मोहम्मद शरीफ, इमरान शाहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन को दी गई मृत्युदंड को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी जंग बहादुर खान को भी IPC की धारा 302 के तहत दी गई उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया था। 31 दिसंबर 2007 की रात को CRPF ग्रुप सेंटर गेट नंबर 1 के पास गोलीबारी की घटना हुई थी। 4 पुरुषों को IPC की धारा 302 हत्या और 149 अवैध सभा के तहत दोषी ठहराया गया था और मृत्युदंड दिया गया था। उन्हें UPA की धारा 16 आतंकवादी कृत्य करने के लिए सजा और 20 आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के लिए सजा के तहत आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी। हाईकोर्ट ने जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जांच और अभियोजन अधिक प्रशिक्षित पुलिस द्वारा किया गया होता तो इस मामले का परिणाम अलग हो सकता था। गवाहों ने आरोपियों को पहले से नहीं पहचाना था और घटना रात में हुई थी, इसलिए जांच एजेंसियों को गिरफ्तार आरोपियों को छुपाकर रखना चाहिए था और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा गांव के प्रवेश द्वारों पर लगाए गए होर्डिंग सूचना बोर्ड को सही ठहराया गया था। इन होर्डिंग्स में ईसाई पादरियों और धर्मांतरण कर चुके ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्सावेस
और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश पारित किया। ग्राम सभा का तर्क था कि उन्होंने ये कदम गांववासियों के जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 34 का उल्लेख किया, जिसमें याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के सक्षम उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट में याचिका सीमित मुद्दों पर दायर की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कई नए तथ्य और आयाम जोड़े गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता पुनः हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि हाई कोर्ट ने गांव में ईसाई पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक नहीं माना, जबकि मिशनरी गतिविधियों पर बिना पर्याप्त सामग्री के टिप्पणी की गई। उन्होंने अदालत को बताया कि देश में प्रार्थना सभाओं के दौरान पादरियों पर कथित हमलों से जुड़े मामले लंबित हैं। धर्मांतरित आदिवासियों को गांव में दफनाने की अनुमति नहीं दी गई और कुछ मामलों में कब्र से शव निकालकर अन्य स्थान पर दफनाने की नौबत आई। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में एक भी दोष सिद्ध नहीं हुई है। हालांकि पीठ इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए और सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के 47 के सेक्शन 4 के तहत नियम बनाने में विफल रहने पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में सेक्शन 4 के तहत नियम बनाए गए हैं या नहीं। सेक्शन 3 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति शादी, रखरखाव, उत्तराधिकार, संरक्षता आदि से संबंधित मामलों में शरीयत कानून द्वारा शासित होने के लिए एक घोषणा कर सकता है, लेकिन सेक्शन 4 के तहत राज्य सरकार को उन अधिकारियों को नामित करने के लिए नियम बनाने होते हैं जिनके सामने सेक्शन 3 की घोषणा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 4 के तहत नियमों के अभाव में एक मुस्लिम व्यक्ति सेक्शन 3 के तहत घोषणा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेक्शन 4 के तहत नियम नहीं बनाए हैं, जिससे वसीयतकर्ता को सेक्शन 3 के तहत घोषणा करने में असमर्थता हुई है। कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए कहा है और मामले को 18 फरवरी 2026 को फिर से सुनवाई के लिए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत दिए गए चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की परमिशन शुरू में कानूनी तौर पर नहीं दी गई थी, तो उसे बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से कानूनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि कानून में साफ तौर पर ऐसा प्रावधान न हो। ये मामला पंजाब के संगरूर जिले में श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रामीण खेती वाले इलाके में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के प्रस्ताव से जुड़ा था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 13 दिसंबर 2021 को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की इजाजत देने वाला चेंज ऑफ लैंड यूज दिया, जिसके बाद एनवायरमेंटल मंजूरी दी गई, लेकिन स्थानीय किसानों और पास के एक स्कूल ने इन मंजूरियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बाद में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को वैलिडेट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का तरीका गलत था, क्योंकि कानूनी ढांचा किसी ऐसे काम को कानूनी मान्यता देने की इजाजत नहीं देता जो किए जाने पर गैर कानूनी था। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि लैंड यूज में बदलाव के क्या नियम हैं। क्या आपको पता है सेल्लू क्या होता है?
चेंज ऑफ लैंड यूज, सीएलयू का मतलब है किसी जमीन का इस्तेमाल एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में बदलना, जैसे एग्रीकल्चर लैंड का रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट करना। इंडिया में लैंड यूज स्टेट लेवल प्लानिंग लॉज के अंडर रेगुलेट होता है। हरियाणा में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के तहत लाइसेंस जरूरी है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के सेक्शन 44, 45 और 52 परमिशन और पेनाल्टी से संबंधित है। दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के सेक्शन 12, 14 और 29 मास्टर प्लान और वायलेशन को रेगुलेट करते हैं। सीएलयू के लिए लोकल अथॉरिटी को एप्लीकेशन, साइट प्लान, डॉक्यूमेंट्स और फीस देनी होती है। कुछ केसेस में एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी जरूरी होता है। बिना परमिशन लैंड यूज बदलने पर फाइन, सीलिंग या डिमोलिशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरविंदर सिंह सेखो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि अगर सीएलयू शुरू से ही इलीगल दिया गया हो तो बाद में एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से उसे लीगल नहीं बनाया जा सकता जब तक कानून में इसकी इजाजत न हो। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। अगली खबर, एक्टर और लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन उनकी छवि, नाम और आइकॉनिक डायलॉग खामोश का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मेटा, एक्स, गूगल, ई-कॉमर्स साइट्स, ब्लॉगर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अपनी सहमति के बिना उनके नाम, आवाज, हाव-भाव, सिग्नेचर फ्रेज, खामोश और पूरे व्यक्तित्व का किसी भी व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। शत्रुघ्न सिन्हा के वकील हिरेन कामोद ने तर्क दिया कि एक्टर ने अपने व्यक्तित्व में काफी अच्छे और व्यावसायिक मूल्य बनाए हैं, लेकिन अज्ञात व्यक्ति और विभिन्न प्लेटफॉर्म उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर, उनकी परफॉर्मेंस के क्लिप्स का इस्तेमाल करके, कैरिकेचर बनाकर और उनकी छवि और कैरिकेचर कैच फ्रेज के साथ मर्चेंडाइज बेचकर उनकी छवि का गलत इस्तेमाल किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने 20 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग की है या उनके व्यक्तित्व के इस्तेमाल से अर्जित लाभ का भुगतान करने की मांग की है। न्यायाधीश शर्मिला देशमुख ने सिन्हा की अंतरिम राहत के लिए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी एचएस बुल्लर को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुल्लर को सीबीआई ने पिछले साल रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सेक्शन 7 के तहत अपराध, खासकर जब इतने उच्च पद पर बैठे अधिकारी पर आरोप लगाया जाता है, तो इसका न्याय प्रणाली की अखंडता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कानून के प्रशासन में जनता का विश्वास कम होता है। कोर्ट ने कहा कि बुल्लर का तर्क कि उनके पास से कोई रिश्वत नहीं मिली उन्हें जमानत देने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि रिश्वत एक मध्यस्थ के माध्यम से ली गई थी। अक्टूबर 2025 में सीबीआई ने बुल्लर के चंडीगढ़ स्थित आवास से 7.5 करोड़ रुपए नकद, 50 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए थे। उन पर एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है, जो उनके सहयोगी कृष्णु शारदा के माध्यम से एक एफआईआर को सेटल करने और उनके व्यवसाय के खिलाफ कोई और कार्रवाई न करने के लिए था। ट्रैप के दौरान बुल्लर को एक कंट्रोल कॉल किया गया था, जिसमें उन्होंने पैसे की पुष्टि की और मध्यस्थ और शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय आने के लिए कहा था। बाद में शारदा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिससे बुल्लर की गिरफ्तारी हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड किए गए संवाद, सत्यापन रिपोर्ट और ट्रैप की कार्यवाही प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग और मध्यस्थ के माध्यम से रिश्वत की राशि की वसूली को इंटेलेक्ट करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही नहीं हुई है। बुल्लर के प्रभाव के बारे में कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो दशकों से पुलिस में उच्च पद पर रहा है, उसके पेशेवर संबंध और संस्थागत परिचितता गवाहों और जांच के दौरान प्रभाव डाल सकती है।
कोर्ट ने बुल्लर की जमानत अर्जी खारिज कर दी, लेकिन कहा कि वो महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही के बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मोहम्मदगंज गांव में एक निजी संपत्ति पर नमाज अदा करने से कुछ लोगों को रोक दिया था। पिछले महीने हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थना सभा करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रस्तुत किया गया था कि कानून में अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार के तहत आने वाले कार्य को करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि धार्मिक प्रार्थना सभा केवल निजी संपत्ति के भीतर की जाए। हालांकि मोहम्मदगंज गांव के एक निवासी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने फैसले का पालन नहीं किया है। निवासी ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें अधिकारियों को संपत्ति पर नमाज अदा करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले को 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.